नमस्कार। आज हम एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एवी ब्लॉक रिदम्स इस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसके निदान के मुख्य बिंदु बताते हैं। हाँ, तो हमारा लक्ष्य है कि ये जो अलग-अलग हृदय रिदम पैटर्न्स हैं, इनके बीच के नैदानिक अंतरों को जल्दी से समझें। बिल्कुल। ये ईसीजी समझने में काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। नोट्स कहते हैं पीआर इंटरवल लंबा लेकिन स्थिर। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब सिग्नल हमेशा पहुंच रहा है, बस थोड़ी देर से। हाँ, सही समझा आपने। पीआर इंटरवल वो समय है जो विद्युत सिग्नल को हृदय के ऊपरी हिस्से मतलब एट्रिया से निचले हिस्से वेंट्रिकल्स तक जाने में लगता है। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में ये रास्ता लगातार थोड़ा लंबा होता है, पर सिग्नल हर धड़कन के साथ वेंट्रिकल्स तक पहुंचता जरूर है। अच्छा। तो ये सबसे कम चिंताजनक स्थिति है और कई बार तो मरीज को इसका पता भी नहीं चलता। ओके, तो फर्स्ट डिग्री में देरी तो है, पर लगातार है और सिग्नल पहुंच रहा है। लेकिन मामला तब ज्यादा पेचीदा होता होगा जब सिग्नल बीच में ड्रॉप होने लगे। मेरा मतलब है, क्या यहीं पर सेकंड डिग्री ब्लॉक आता है? नोट्स में इसके दो प्रकार बताए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहला प्रकार है टाइप 1, जिसे वेंकेबैक भी कहते हैं। वेंकेबैक। हाँ, इसमें पैटर्न देखने लायक है। पीआर इंटरवल हर धड़कन के साथ धीरे धीरे मतलब लंबा होता जाता है और फिर अचानक एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी वेंट्रिकुलर धड़कन वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। ओह, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई धीरे धीरे थक रहा हो और फिर अचानक एक कदम चूक जाए। अच्छा। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि कंडक्शन धीमा हो रहा है। क्या इसे आमतौर पर खतरनाक माना जाता है? देखिए, वेंकेबैक अक्सर एवी नोड के लेवल पर होता है, जो कंडक्शन सिस्टम का ऊपरी हिस्सा है। इसलिए इसे आमतौर पर टाइप 2 से कम गंभीर मानते हैं। ये कभी कभी अधिक गंभीर ब्लॉक में बदल सकता है, पर अक्सर स्थिर रहता है या कई बार खुद ही ठीक भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरा प्रकार मोबिट्स 2, नोट्स कह रहे हैं कि पीआर इंटरवल स्थिर रहता है, चाहे वो सामान्य हो या लंबा, लेकिन फिर भी अचानक एक बीट ड्रॉप हो जाती है। ये तो वेंकेबैक से काफी अलग लग रहा है ना? मतलब बिना किसी धीरे धीरे बढ़ने वाली चेतावनी के अचानक ड्रॉप। बिल्कुल सही। यहाँ पीआर इंटरवल में कोई क्रमिक बढ़त नहीं होती। सिग्नल या तो सामान्य रूप से गुजरता है या फिर अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। अच्छा। ये अप्रत्याशित है और यही चीज इसे ज्यादा चिंताजनक बनाती है। और इसी अप्रत्याशितता के कारण इसे ज्यादा गंभीर माना जाता है, ये बात है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मोबिट्स 2 का कारण अक्सर एवी नोड के नीचे होता है, हिस परकिंजी सिस्टम में। यह हृदय की विद्युत प्रणाली में और नीचे है। ये स्थिति ज्यादा अस्थिर मानी जाती है और इसके अचानक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में बदलने का खतरा वेंकेबैक से ज्यादा होता है। ओ, इसीलिए मोबिट्स आई के निदान पर अक्सर पेसमेकर लगाने पर विचार किया जाता है। समझ गई। और अंत में सबसे गंभीर स्थिति, थर्ड डिग्री ब्लॉक, जिसे कंप्लीट ब्लॉक भी कहते हैं। नोट्स में बस लिखा है कोई संबंध नहीं। ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। क्या इसका मतलब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो पूरी तरह से टूट गया है? एकदम सही समझा आपने। थर्ड डिग्री ब्लॉक में एट्रिया से कोई भी विद्युत संकेत वेंट्रिकल्स तक पहुंच ही नहीं पाता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। एट्रिया अपनी सामान्य गति से धड़कते रहते हैं और वेंट्रिकल्स अपने एक बहुत धीमी बचाव की लय में, जिसे हम एस्केप रिदम कहते हैं, उसमें धड़कते हैं। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं होता, कंप्लीट डिसोसिएशन। बाप रे। हाँ, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि वेंट्रिकुलर गति इतनी धीमी हो सकती है कि शरीर को पर्याप्त खून ना मिले। वाह। तो अगर हम संक्षेप में इन पैटर्न्स को देखें एक बार फिर से। फर्स्ट डिग्री, लगातार देरी पर सिग्नल हमेशा पहुंचता है। हाँ, सेकेंड डिग्री टाइप 1, वेंकेबैक, पीआर इंटरवल धीरे धीरे लंबा होता है, फिर एक ड्रॉप। बिल्कुल सेकेंड डिग्री टाइप 2, मोबिट्स 2, पीआर इंटरवल स्थिर, फिर अचानक ड्रॉप। सही। और थर्ड डिग्री, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच कोई इलेक्ट्रिकल संबंध नहीं। इन पैटर्न को पहचानना ही ईसीजी की व्याख्या में कितना जरूरी है, खासकर जब तुरंत निर्णय लेने हो। निश्चित रूप से ये सिर्फ पैटर्न रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हृदय की विद्युत प्रणाली में कहाँ और किस तरह की समस्या हो सकती है। ये पैटर्न हमें न केवल ब्लॉक की गंभीरता बताते हैं, बल्कि ये भी संकेत देते हैं कि समस्या कंडक्शन सिस्टम में कहाँ हो सकती है, एवी नोड में या उसके नीचे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है कि इन विभिन्न प्रकार के ब्लॉकों के पीछे असल कारण क्या हो सकते हैं।
क्या ये किसी हृदय रोग का संकेत है, या किसी दवा का साइड इफेक्ट, या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, या फिर कुछ और? इन अंतर्निहित कारणों को समझना ही प्रभावी उपचार की कुंजी है, और यह आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प बिंदु है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सोचने वाली बात है ये।